लोग बात कर रहे हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी। पॉपुलेशन इकोलॉजी। और अभी तक हम बात किए कि पॉपुलेशन कैसे इंडिविजुअल इकोलॉजी से अलग है। फिर हमने बात किया कि पॉपुलेशन की साइज कैसे डिटरमाइन करते हैं, अलग अलग पैरामीटर हम बात किए। फिर हमने देखा पॉपुलेशन में जब ग्रोथ होती है तो ग्रोथ में कौन कौन से पैटर्न आपको दिखाई देते हैं, ग्रोथ मॉडल की हम बात किए। हमने देखा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, और दूसरा लॉजिस्टिक ग्रोथ होता है। रियल नेचर में तो लॉजिस्टिक ग्रोथ ही दिखाई देती है, क्योंकि रिसोर्सेज कभी भी किसी भी इकोसिस्टम में अनलिमिटेड होते ही नहीं है, कोई ना कोई चीज कम हो ही जाती है फाइनली। एक्सपोनेंशियल के लिए हमने देखा था dn/dt = rn। अब तो याद हो गया होगा, r क्या है, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, नेचुरल इंक्रीज रेट, इंक्रीजिंग रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज r। लॉजिस्टिक ग्रोथ में हमने देखा कि भाई dn/dt = rn तो होता ही होता है, लेकिन हर एक पॉपुलेशन के लिए केयरिंग कैपेसिटी काम करती है। एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, उससे ज्यादा पॉपुलेशन होल्ड कर ही नहीं सकता वो इकोसिस्टम। ये मैक्सिमम होता है, इससे ज्यादा और पॉसिबल नहीं है, एक भी इंडिविजुअल और एक्स्ट्रा आ ही नहीं सकता उसके अंदर। तो बस ये फैक्टर और इसमें लगा दीजिए, केयरिंग कैपेसिटी वाला। अब चूंकि ये तो आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर रहा है, इसको कुछ ना कुछ कम ही तो करेगा ये, तो कुछ ऐसा चीज इसको मल्टीप्लाई करना है कि ये कम होना है। इसको कम कब होना है, जब k माइनस आज की प्रेजेंट पॉपुलेशन डिवाइडेड बाई k 100% इसका वैल्यू 1 से कम आएगा, मतलब पॉइंट में ही आएगा। कुछ भी वैल्यू आएगा वो हमेशा पॉइंट में ही आएगा, क्योंकि k नीचे हम डिवाइड कर रहे हैं और ये k माइनस n है, इससे ये छोटा ही होगा, ये वाला स्मॉल होगा यूनिट, ये हमेशा लार्ज यूनिट होगी, तो आंसर पॉइंट में आएगा। मतलब ये पॉइंट समथिंग कुछ रिड्यूस करेगा इसको, तो ये होगा k माइनस n डिवाइडेड अपॉन k। ध्यान देना, नीचे k ही लगाना है, यहाँ पे बच्चे गलती कर जाते हैं, इसलिए मैं इसको दोबारा रिपीट किया। ये इक्वेशन आपको समझ में आए, एक्सपोनेंशियल में जे शेप कर्व बनता है और इसमें आपका एस शेप कर्व बनता है, सिग्मॉइड कर्व बनता है। फिर से एक बार रिपीट हो गया पूरा का पूरा ग्रोथ मॉडल। अगला जो टॉपिक हमारा यहाँ चलता है वो है लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। यहाँ से कभी भी कोई सवाल नहीं आता, लेकिन थोड़ा सा जान लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो कई अलग अलग टाइप की पॉपुलेशन होती है। एक मान लीजिए मैंगो प्लांट की पॉपुलेशन की हम बात करेंगे, एक रैट की हम बात करेंगे, एक एलिफेंट की हम बात करेंगे, हाँ, एक ह्यूमन बींग्स की हम बात करेंगे। इसकी पॉपुलेशन अलग है, इसकी पॉपुलेशन अलग है, इसकी पॉपुलेशन अलग है, और हर पॉपुलेशन अपने आप को फिट करने के लिए, अपने आप की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए काम करती है। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन क्या है, सबकी लाइफ हिस्ट्री एक जैसी होती है? नहीं, सबकी अलग अलग होती है। किसी का लाइफ स्पान की बात करें तो लाइफ स्पान अलग अलग होता है, कोई 100 साल तक जीता है, कोई एक हफ्ते में ही खत्म हो जाता है, कोई एक साथ बहुत ज्यादा जब रिप्रोडक्शन करता है तो बहुत सारे प्रोजेनी एक साथ प्रोड्यूस करता है, स्मॉल साइज की, स्मॉल साइज की बहुत सारी जनरेशन तैयार करता है। एक सांप बताते लगभग 100 से भी ज्यादा अंडे देता है एक बार में। एक डॉग की बात करते हैं, अभी डॉग तो लगभग 4 से 5 बच्चे देता है एक साल में, एक ही बार में 4 से 5 बच्चे देता है। हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, हम गाय भैंस की बात करें तो एक बार में एक ही बच्चा पैदा होता है उनका।
आखिर ये क्या है, ये वेरिएशन क्यों है? कोई तो क्या करता है कि एक ही बार में बहुत सारे बच्चे पैदा कर देता है, और कोई एक है तो केवल एक ही पैदा करता है। कोई हर हफ्ते पैदा करता है, कोई साल में एक बार करता है, कोई पूरी लाइफ में एक बार करता है पैदा। हमने बैम्बू ट्री देखा था, बैम्बू ट्री में फ्लावर लाइफ में केवल एक बार आते हैं, वो भी 50 से 100 साल के बीच में कभी भी आ सकते हैं, और एक बार फ्लावर आएंगे उसके बाद वो बैम्बू ट्री खत्म हो जाता है, डेथ हो जाती है उसकी। ये क्या है? ये लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन है। तो ये लाइफ हिस्ट्री में इतना वेरिएशन क्यों है? सबका तरीका एक ही जैसा क्यों नहीं है? ये बहुत बड़ा एक रिसर्च का पॉइंट है। बहुत सारी रिसर्च की जा सकती है। हर स्पीसीज का जब इवोल्यूशन हो रहा था तो कोई स्पीसीज ने तो ये तरीका अपनाया कि जल्दी जल्दी बहुत सारे बच्चे एक साथ तैयार करो। किसी ने ये तरीका अपनाया कि नहीं, एक बार में एक ही तैयार करो। लेकिन अलग अलग ये कई बार पैदा कर सकते हैं। और बैम्बू ट्री ने क्या अपनाया? एक ही बार, बस लाइफ में एक ही बार बच्चे पैदा करो, रिप्रोडक्शन एक ही बार करो। ये वेरिएशन क्यों है? इसके बारे में अगर सोचना शुरू करें तो बहुत सारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट निकल सकता है, और अभी भी सही जवाब हमारे पास नहीं है। हम ये सोच सकते हैं कि ऐसी कोई स्पीसीज जिसमें नई जब जनरेशन बनेगी, उस जनरेशन के मरने के चांस अगर ज्यादा हैं, उसके डेथ होने के चांस अगर ज्यादा हैं, तो वो ज्यादा प्रोजेनी तैयार करती है, बहुत ज्यादा मात्रा में। क्यों? क्योंकि उनमें ज्यादातर तो मरने वाले हैं, केवल कुछ बचेंगे, उनसे नेक्स्ट ये आगे चलने वाला है। जैसे सांप 100 अंडे देता है, लेकिन 100 के 100 सांप पैदा तो नहीं होते। कोई ना कोई प्रीडेटर उनको खा जाता है, कोई ना कोई वो डैमेज हो जाते हैं, या मान लीजिए जो भी है नुकसान होता है। जहां सेफ तरीका होता है, जहां बचने के ज्यादा चांस होते हैं, वो केवल एक ही पैदा करते हैं। एक्चुअली जिनके अंदर इंटरनल डेवलपमेंट होता है, बॉडी के अंदर जहां बच्चा पैदा होता है, वहां लगभग एक ही पैदा होता है। अब डॉग की बात करते तो वहां अगर वो बॉडी के अंदर तो है, लेकिन उसके बच्चे क्या है, बाहर जन्म लेने के बाद मरने के चांस ज्यादा है, इसलिए वो 4-5 पैदा करता है। तो हर एक नेचर में, हर एक इंडिविजुअल ने, हर एक स्पीसीज ने अपना अपना बेस्ट तरीका अपनाया है, जो उसको उसके हैबिटेट में, उसकी स्पीसीज को कंटिन्यूअस रखने में मदद करता है। ये सब स्पीसीज के लिए एक जैसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर स्पीसीज अलग अलग टाइप के हैबिटेट में पाई जाती है, अलग अलग उनके ऊपर एक्सटर्नल फैक्टर काम करते हैं। किसी को प्रीडेटर से खतरा होता है, किसी को उसका डेवलपमेंट से खतरा है, कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रॉब्लम चलती ही रहती है। तो डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट होने के कारण, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रिक्वायरमेंट होने के कारण, उनका बॉडी में एनर्जी लेवल, उनका लाइफ स्टाइल, उनका बिहेवियर, ये सब सबका अलग अलग होता है, इसलिए सेम हो ही नहीं सकता। हाँ, हमने देखा कई बार, जो जैसे आपका हनी बी है, जो क्वीन है, वो क्वीन अंडे देने के बाद मर जाती है। हमने देखा एक फिश है, वो समुद्र में रहती है, अंडे देने के लिए वो फ्रेश वाटर में जाती है और वापस लौट के नहीं आती, वहीं खत्म हो जाती है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल देखे। हमने बैम्बू ट्री का देखा था। बैम्बू ट्री में क्या होगा, 50 से 100 साल के बीच में केवल एक बार, लाइफ में केवल एक बार फ्लावर आते हैं, उसके बाद पौधा खत्म हो जाता है। तो ये नेचर ने उनको जैसा डेवलप किया, जैसा उनका इवोल्यूशन हुआ, उसी के हिसाब से उनके लिए वही तरीका फिट है जैसा वो अब कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारा रिसर्च इसके ऊपर अभी भी किया जा सकता है कि आखिर कौन सा तरीका ज्यादा सही है। तो किसी भी एक स्पीसीज के लिए वो तरीका ज्यादा सही हम किसी को भी नहीं कह सकते। हर स्पीसीज अपने अपने तरीके से काम कर रही है। ये वेरिएशन हमको दिखाई देती हैं। इसी को यहाँ टॉपिक लिखा है, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। बस ये समझने के लिए जरूरी था, यहाँ से कोई ऐसा कोई खास क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, मेन जो क्वेश्चन है हमारा, मेन जो पॉपुलेशन इकोलॉजी है, अब वो आपका शुरू हो रहा है।
असली जो बात है पॉपुलेशन इकोलॉजी में, एक्चुअली इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी टू अंडरस्टैंड अबाउट द इंटरेक्शन। आपको इंटरेक्शन समझना है किसके? पॉपुलेशन के। पॉपुलेशन अपने सराउंडिंग से कैसे इंटरेक्ट करती है, एक पॉपुलेशन दूसरी पॉपुलेशन से कैसे इंटरेक्ट करती है, ये इंटरेक्शन को ही समझना है। क्योंकि हम अब सराउंडिंग का जब बात आ जाएगा तो पॉपुलेशन का एक इंडिविजुअल पर्टिकुलर सराउंडिंग कर रहा है, वो तो हमने इंडिविजुअल इकोलॉजी में पढ़ लिया। हम तो यहां पर पॉपुलेशन इकोलॉजी में पढ़ेंगे कि एक पॉपुलेशन दूसरी पॉपुलेशन से कैसे इंटरेक्ट करती है। देखिए, इस नेचर में कोई भी ऐसा इकोसिस्टम नहीं है जहां केवल एक सिंगल पॉपुलेशन सरवाइव करती हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। पॉपुलेशन सिंगल कभी रह नहीं सकती। अगर आप बोलेंगे कि मान लीजिए ह्यूमन बीइंग्स अकेले कहीं पर पाए जाते हो, क्या वो सरवाइव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उनको प्लांट चाहिए उस जगह पर, प्लांट से ही तो खाना मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा ना। दूसरी पॉपुलेशन होना बहुत जरूरी है। आप बोलेंगे नहीं सर, केवल प्लांट अकेले पैदा हो सकते हैं। या प्लांट भी पैदा नहीं होंगे, यहाँ पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे तभी तो इनको मिनरल्स उपलब्ध हो पाएंगे। इनको मिनरल्स कौन लाएगा? तो दूसरी स्पीसीज, दूसरी पॉपुलेशन जरूर होना चाहिए, तभी वो सरवाइव कर सकते हैं। अगर हम बात करेंगे इकोलॉजी में, अगर आप ऐसा सोच लें कि ये चूंकि प्रोड्यूसर हैं, इकोलॉजी में प्लांट क्या है? प्रोड्यूसर है। केवल प्रोड्यूसर ही वहां सरवाइव करते रहे। अगर इनका जो एनर्जी इन्होंने केमिकल स्टोरेज किया, अगर इनको एनिमल ना खाएं, अगर एनिमल नहीं हो, तो क्या ये प्लांट सरवाइव करते रहेंगे? नहीं करते रहेंगे भाई। इनको ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए, लगातार न्यूट्रिएंट चाहिए, इनको CO2 भी चाहिए। कहां से आएगी? अकेले नहीं सरवाइव कर सकते। तो हमेशा एक इकोसिस्टम में बहुत सारी पॉपुलेशन एक साथ पाई जाती हैं, एक साथ पॉपुलेशन पाई जाती हैं और वो आपस में एक दूसरे को इंटरेक्ट करती रहती है। अब यही चीज हमको समझना है, कौन कौन से इंटरेक्शन पाए जाते हैं बिटवीन द पॉपुलेशन इन ए कम्युनिटी। एक साथ जहां बहुत पॉपुलेशन पाई जाती है अलग अलग, उसको हम क्या बोलते हैं? कम्युनिटी बोलते हैं, कम्युनिटी। तो हमेशा एक सिंगल पॉपुलेशन कभी भी नहीं पाई जाएगी, पॉपुलेशन हमेशा कम्युनिटी के अंदर ही पाई जाएगी। एक ऐसी जगह पाई जाएगी जहां बहुत सारी पॉपुलेशन एक साथ रहती हो और वो आपस में एक दूसरे को इंटरेक्ट करती रहती है। यही मेन टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का। तो पॉपुलेशन के बीच में जब हम इंटरेक्शन की बात करते हैं तो दो पॉपुलेशन में बात करता हूं। एक पॉपुलेशन है ए, एक पॉपुलेशन है बी। ठीक है, अब ये दोनों इंटरेक्ट करती है। एक रिलेशन तो ये हो सकता है कि जब ये इंटरेक्ट करे तो इसको भी फायदा हो जाए और इसको भी फायदा हो जाए। ये दोनों आपस में एक दूसरे को फायदा पहुंचाती हैं। और जब एक दूसरे को फायदा पहुंचाती हैं तो इस टाइप के रिलेशन को हम बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। इसको क्या बोलते हैं? म्यूचुअलिज्म। ये हमने कई बार पढ़ा है। हमने पढ़ा था लाइकेन के अंदर, हमने पढ़ा था प्लांटी रूट के साथ फंगस पाए जाते हैं, प्लांटी रूट के साथ माइकोराइजा बनाते हैं, माइकोराइजा। लाइकेन हमने पढ़ा था और भी हम बहुत सारे एग्जांपल पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। म्यूचुअलिज्म ये एक ऐसा रिलेशन है दो पॉपुलेशन के बीच में, दो पॉपुलेशन है उनके बीच में ऐसा रिलेशन है कि वो एक दूसरे के साथ जब रहते हैं तो दोनों को फायदा होता है। एक ऐसा इंटरेक्शन है म्यूचुअलिज्म। दूसरा जो इंटरेक्शन है उसमें हम क्या देखते हैं कि ऐसा रिलेशन भी पाया जा सकता है कि अगर वो दोनों साथ में रहे तो दोनों को ही नुकसान होता है, दोनों को ही नुकसान होता है। इसको भी नुकसान होगा, इसको भी नुकसान होगा। ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। एक्चुअल में दोनों पॉपुलेशन है आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं। तो लड़ाई जब भी होती है तो दोनों ही पक्षों को नुकसान होता है। यहां पर जो हम इंटरेक्शन पढ़ने वाले हैं जहां दोनों को ही नुकसान होगा उसे हम बोलते हैं कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन ये इंटरेक्शन हमको पढ़ना है। ये कौन कौन से इंटरेक्शन होते हैं इनको एग्जांपल सहित हमको पढ़ना है। हम म्यूचुअलिज्म बात करेंगे, हम कॉम्पिटिशन बात करेंगे। तीसरा एक और रिलेशन हो सकता है,
एक रिलेशन क्या हो सकता है कि एक स्पीसीज को तो फायदा हो जाए और दूसरी को नुकसान हो जाए। एक को तो फायदा हो, वो आपस में ऐसे इंटरेक्ट कर रही, एक को फायदा एक को नुकसान। ऐसा रिलेशन या तो प्रिडेशन हो सकता है या फिर पैरासिटिज्म भी हो सकता है। उसमें भी एक को फायदा होता है एक को नुकसान होता है। ये क्या है? ये पैरासिटिज्म है। पैरासिटिज्म एक्चुअली ये दोनों एक ही जैसे, फिर सर ये दो अलग अलग क्यों पढ़ा रहे हैं? दोनों में अंतर होगा तभी तो अलग अलग पढ़ा रहे हैं। सर दोनों में एक को फायदा एक को नुकसान, एक को फायदा एक को नुकसान, एक ही क्यों नहीं पढ़ लिया? भैया कुछ अंतर है तभी तो अलग अलग किया। एक को प्रिडेशन नाम दिया, एक को पैरासिटिज्म नाम दिया। ये हमको देखना पड़ेगा। 4 रिलेशन हो गए। 5वां रिलेशन क्या हो सकता है? एक को तो फायदा लेकिन दूसरे को ना तो फायदा ना नुकसान, मतलब वो न्यूट्रल रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता ये वाला इसके साथ रहे या ना रहे, ये तो ऐसा ही रहने वाला है, लेकिन इसको फायदा हो जाएगा साथ में रहने से। ये जो रिलेशन है काफी इंपॉर्टेंट है। इससे हम बोलते हैं कॉमन सेलिज्म। कॉमन सेलिज्म, कॉमन सेलिज्म, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है कि इसको नुकसान हो जाए और इसको कोई फर्क ही ना पड़े। इसको तो नुकसान हो गया लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा भी रिलेशन होता है। इसको बोलते हैं एमन सेलिज्म। एमन सेलिज्म, इनमें तो अंतर दिखाई दे रहा है। एक को फायदा एक न्यूट्रल, एक को नुकसान एक न्यूट्रल। यहां तो फायदा हमको थोड़ा डिफरेंस दिख रहा है, यहां पर कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है। भैया जब पढ़ोगे तभी तो डिफरेंस आएंगे समझ में। प्रिडेशन और पैरासिटिज्म में क्या डिफरेंस है, और इससे ज्यादा और कोई रिलेशन हो ही नहीं सकते। क्या हो सकता है? दोनों को फायदा या दोनों को नुकसान, एक को फायदा एक को नुकसान, या एक को फायदा एक न्यूट्रल, या एक को नुकसान एक न्यूट्रल। बस इससे ज्यादा और कोई रिलेशन हो ही नहीं सकते ना पॉपुलेशन में। तो ये इंटरेक्शन हमको समझना है। म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रिडेशन, पैरासिटिज्म, कॉमन सेलिज्म, एमन सेलिज्म, ये रिलेशन पाए जाते हैं बिटवीन द टू इंटरेक्टिंग पॉपुलेशन। इकोसिस्टम में ये रिलेशन देखने को मिलते हैं। एक एक रिलेशन लेकर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आपकी बुक के हिसाब से अगर मैं फॉलो करता जाऊं तो सबसे पहले दिया है उसने प्रिडेशन के बारे में। तो शुरू करते हैं प्रिडेशन। सबसे पहले प्रिडेशन समझाता है। चलिए हम लोग भी समझते हैं पहले प्रिडेशन। प्रिडेशन, प्रिडेशन क्या होता है? प्रिडेशन में एक होता है प्रे और एक होता है प्रीडेटर। एक होता है शिकार और एक होता है शिकारी। अब तो समझ में आया। प्रीडेशन में ये एक फूड का काम करने वाला है और ये अपना पेट भरने वाला है। प्रीडेटर प्रे को खाता है फूड के लिए। एक्चुअली एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। प्रे के पास एनर्जी है, वो एनर्जी का ट्रांसफर यहां हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये रिलेशन एनर्जी फ्लो कर रहा है। एनर्जी का फ्लो दिखाई देता है। इकोसिस्टम में क्या होता है? इकोसिस्टम में हमेशा एनर्जी का फ्लो होता है। हमने फूड चेन पढ़ा था। एक प्लांट के पास सबसे पहले एनर्जी आती है सनलाइट से, उसको एक कोई खाता है, उसके बाद फिर दूसरे को कोई खाता है, उसके बाद तीसरे को कोई खाता है। तो ये जो खाने वाला रिलेशन है कि कौन किसे खा रहा है, यही तो प्रिडेशन है। एक्चुअली फूड एक शिकार है, एक शिकारी है। जब भी प्रे और प्रीडेटर का रिलेशन हम पढ़ते हैं, हमको हमेशा डियर और लॉइन ही दिमाग में आता है कि शेर है वो हिरन को खाता है। वाकई में सही है, ये एग्जाम्पल है प्रीडेशन का। यहां प्रीडेटर कौन है? लॉइन, लॉइन प्रीडेटर है। डियर कौन है? ये प्रे है, इसका शिकार होने वाला है। लेकिन आप देखिए एनर्जी का फ्लो करना ही तो प्रे और प्रीडेशन है। आप ये देखिए प्लांट की एनर्जी अगर इसके अंदर आई
ये कौन है? सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे कौन है? ये हर्बीवोर्स है। ये कौन है? ये हर्बीवोर्स है। ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, ये सेकंड ट्रॉपिक लेवल है, ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल है। कहीं ना कहीं ये अगर प्रे है, ये अगर प्रे है तो ये प्रीडेटर है, और इसको ये खा रहा है तो ये प्रे हो जाएगा, ये प्रीडेटर हो जाएगा। तो जितने भी हर्बीवोर्स होते हैं वो भी तो अगर इकोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो वो भी प्रीडेटर होते हैं, ये भी तो प्रीडेटर हैं। अब मान लीजिए कोई एक पक्षी है, वो गेहूं का दाना खा रहा है या प्लांट का कोई सीड खा रहा है। सीड ईटिंग बर्ड्स जो है, क्या ये इकोलॉजी के हिसाब से प्रे और प्रीडेशन वाला रिलेशन नहीं है? बिल्कुल है, ये भी प्रीडेशन है। केवल लॉइन को ही प्रीडेशन में समझे वो थोड़ा गलत है। भैया ठीक है, हिरन को शेर खाएगा, ये बिल्कुल एकदम क्लियर है, प्रे एंड प्रीडेशन, प्रीडेटर है। लेकिन सीड खाने वाले पक्षी भी तो एक तरह से प्रे और प्रीडेटर का ही काम कर रहे हैं, ये भी तो प्रीडेशन है। आपको समझ में आना चाहिए। हमेशा प्रीडेशन में क्या होता है? प्रीडेशन में एनर्जी का फ्लो दिखाई देता है, एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है, यही तो प्रीडेशन है, एनर्जी ट्रांसफर होता है। और यहां पर सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जो प्रीडेटर होता है वो हमेशा पॉजिटिव में रहेगा, उसको हमेशा फायदा मिलने वाला है क्योंकि उसको एनर्जी मिल रही है। और जो प्रे होता है उसको हमेशा नुकसान होता है, उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। केवल और केवल ओनली फूड, ये वो कारण है जिसके कारण ये रिलेशन बनता है। केवल एनर्जी के लिए ये रिलेशन बनाया गया है, केवल फूड के लिए ही प्रीडेटर प्रे को कंज्यूम करता है। तो only the food is responsible for making this type of relation, this type of interaction, predation. प्रीडेशन का एक फंक्शन तो समझ में आ गया कि प्रीडेशन जब भी होता है तो हमको एनर्जी का फ्लो दिखाई देता है। इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो होते रहना बहुत जरूरी है। जब इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो रुक जाएगा तो इकोसिस्टम काम करना बंद कर देगा। बहुत जरूरी है एनर्जी का फ्लो होते रहना। ठीक है, जब हम इकोसिस्टम वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां ये सब चीज समझ में आती है कि एक इकोसिस्टम को रन करने के लिए क्या क्या होते रहना जरूरी है। एक इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो होते रहना जरूरी है, इकोसिस्टम में प्रोडक्टिविटी होना जरूरी है, इकोसिस्टम में डिकम्पोजिशन होना जरूरी है, और इकोसिस्टम में मिनरल रिसाइकलिंग या बायोजियोकेमिकल साइकिल का चलना भी जरूरी है। ऐसा करके हम पढ़ते हैं इकोसिस्टम में। तो ये रिलेशन किसी भी इकोसिस्टम को रन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से एनर्जी का फ्लो प्लांट से हर्बीवोर्स में, हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स में होता चला जाता है। और फाइनली जो डिकम्पोजर होते हैं वो डिकम्पोजर भी कहीं ना कहीं एक तरह से क्या है, हालांकि वो डेड पार्ट को कंज्यूम करते हैं, उनको हम सैप्रोफाइट कह देते हैं, लेकिन वो भी तो यही एनर्जी ले रहे हैं, वो भी तो यही एनर्जी ले रहे हैं। अगर डेड मटेरियल से फूड ले रहे हैं तो वो भी एक तरह का प्रीडेशन है। अगर डेड मटेरियल से ले रहे हैं, लिविंग से ले रहे हैं तो भी प्रीडेशन है। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है। अगर खाना कोई दूसरे से खा रहा है दैट इज प्रीडेशन। अब कुछ एग्जांपल हम देखते हैं कि क्या प्रीडेशन केवल एनर्जी फ्लो करता है या कुछ और भी करता है। एक बात तो समझ में आ गई कि प्रीडेशन में इट इज ए कंड्यूट फॉर द एनर्जी ट्रांसफर। कंड्यूट ये वो एक पाइप है, एक रास्ता है जहां से एनर्जी फ्लो होता है। कंड्यूट फॉर एनर्जी ट्रांसफर, ये पहला फंक्शन हो गया इस रिलेशन का, ये काम होता है। दूसरा काम क्या है? ये प्रे और प्रीडेशन का इकोलॉजी में और कोई काम है क्या, और कोई फंक्शन है क्या? तो हमको दूसरा फंक्शन समझ में आता है कि यहां पर जो प्रीडेटर होता है वो प्रे की पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल रखता है। प्रे पॉपुलेशन को क्या कर रखता है? अंडर कंट्रोल रखता है। अगर ये प्रीडेटर हटा दिया जाए
तो प्रे का इतना पॉपुलेशन बढ़ जाएगा कि और बाकी दूसरी स्पीसीज के लिए मुश्किल हो जाएगा। प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखना। आप एक बार सोच के देखिए, अगर लोग मुर्गी खाना बंद कर दें तो मुर्गी कितनी बढ़ जाएंगी इस दुनिया में। अगर समुद्र में मछलियों को ना खाया जाए दूसरे और जानवरों के द्वारा या ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा, तो समुद्र में कितनी मछलियां बढ़ जाएंगी, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगी। तो अगर एक ही पॉपुलेशन एक जगह बहुत ज्यादा बढ़ गई तो सेम रिसोर्सेज के लिए ये आपस में कंपटीशन करना शुरू कर देंगे, एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे, बहुत ज्यादा बढ़ गए और फाइनली ये स्पीसीज खत्म हो सकती है। ये पॉपुलेशन हमेशा कंट्रोल में होना बहुत जरूरी है। एक एग्जांपल लेके समझाते हैं, एग्जांपल से ही पूरा सब कांसेप्ट समझ में आता है। तो देखते हैं प्रे की पॉपुलेशन को कैसे अंडर कंट्रोल रखा जाता है। एक एग्जांपल मैं यहां पे ले रहा हूं 1920 में ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ध्यान देना ये एग्जांपल आपसे पूछे जाते हैं। 1920 में ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक कैक्टस प्लांट सजावटी पौधे के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया और कैक्टस का नाम था प्रिकली पियर कैक्टस। प्रिकली पियर कैक्टस। ये पौधा ऐसे ही जस्ट एक सजावटी पौधे के रूप में बढ़िया लग रहा था तो उठा के उसको ले आए ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट में। अब ये जो ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट था, यहां पर वो पौधा पहली बार आया है, फर्स्ट टाइम आया है और इस पौधे का कोई भी प्रीडेटर यहां पर मौजूद नहीं है जो इसको खाता हो। इस पौधे को कंट्रोल करने वाला कोई भी नहीं है। तो ये पौधा इतना फास्ट स्पीड से यहां ग्रोथ किया क्योंकि यहां रिसोर्सेज खूब सारे थे। उस पौधे को कोई कंपटीशन नहीं कर रहा था, उस पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। तो पूरे ऑस्ट्रेलिया में ये इनवेसिव हो गए, पूरी जगह जगह फैल गए, इनवेसिव। और ये एक समस्या के रूप में दिखाई देना शुरू हो गए कि ये इनको कैसे कंट्रोल किया जाए। इनको आज अगर हम तोड़ दे तो कल फिर से दोबारा खड़े हो जाते हैं। इनको खत्म करना, इनको कंट्रोल में रखना मुश्किल हो गया था ऑस्ट्रेलिया में। और वो कंट्रोल कब हुए, जहां से प्रिकली पियर कैक्टस को लाए वहां से इनको खाने वाले जो मोथ थे, मोथ एक तरह के तितली, एक कीड़ा, कीड़े को वहां से पकड़ के लाए और उन कीड़ों को यहां पे लाके जब इंट्रोड्यूस किया तो उन कीड़ों ने फिर इनकी पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल किया। तब जाकर ये थोड़ा सा कंट्रोल में आए। मतलब अगर मोथ वहां नहीं लाते, मोथ क्या था, प्रीडेटर था, प्रीडेटर। तो प्रीडेटर ने ही इस पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल किया। अगर प्रीडेटर नहीं होते तो ये बहुत पूरा इनवेसिव हो गए थे, पूरे ऑस्ट्रेलिया को इन्होंने परेशान कर दिया था। ये एग्जांपल हमको बिल्कुल याद रखना है कि जो प्रीडेटर होते हैं वो प्रे की पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल रखते हैं, जो इकोसिस्टम के लिए होना बहुत आवश्यक है। समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट था, ये आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं यहां पर नंबर तीसरा एक फंक्शन और है जो प्रे और प्रीडेटर होने के कारण होता है। ना केवल एनर्जी का ट्रांसफर होता है, ना केवल एनर्जी का ट्रांसफर होता है, ना केवल पॉपुलेशन ऑफ प्रे को कंट्रोल में रखा जाता है, बल्कि एक तीसरा काम और है ये रिलेशन का, और वो है बायोडायवर्सिटी को मेंटेन करना। बायोडायवर्सिटी को मेंटेन करना। अगर देखिए प्रीडेटर नहीं है तो प्रे पूरा फैल जाएगा उस जगह पर और किसी दूसरी स्पीसीज को डेवलप ही नहीं होने देगा। किसी और दूसरी स्पीसीज के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, ये पूरा कवर कर लेगा उस जगह को। अगर यहां प्रीडेटर नहीं होगा, अगर ये पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल नहीं होगी तो। बात समझ में आती है? बायोडायवर्सिटी क्या होती है? एक जगह जितने टाइप के पौधे, प्लांट या एनिमल या लाइफ पाई जाती है, टाइप ऑफ लाइफ
टाइप ऑफ लाइफ जितने टाइप की होगी उस जगह की बायोडायवर्सिटी उतनी ही ज्यादा रिच मानी जाती है। अगर एक ही टाइप की लाइफ है दैट इज लो बायोडायवर्सिटी। तो इकोसिस्टम तो तब ज्यादा स्टेबल होगा जहां पर ज्यादा रिच बायोडायवर्सिटी होगी। तो रिच बायोडायवर्सिटी मेंटेन करने में भी प्रीडेटर का बहुत बड़ा रोल होता है। कैसे रोल होता है, एक एग्जांपल के साथ समझिए। यहां इकोलॉजी में एग्जाम्पल को ही समझना है, यहीं से सवाल आते हैं। कोई भी एग्जाम्पल को आप लाइटली मत लेना। वो जो ऑस्ट्रेलिया का प्रिकली पियर कैक्टस था उसको कैसे कंट्रोल किया ये कई बार पूछा गया है। ऐसे ही ये वाला एग्जाम्पल कि बायोडायवर्सिटी कैसे मेंटेन करता है प्रीडेशन और प्रे का जो रिलेशन है उसको एग्जाम्पल सही समझाइए। तो एक एक्सपेरिमेंट हुआ, हाँ इसका एक एक्सपेरिमेंट हुआ और वहां बायोडायवर्सिटी में लॉस होता हुआ दिखाई दिया जब हमने प्रीडेटर को वहां से हटा दिया। तो ये जो अमेरिकन नॉर्थ अमेरिकन, आप ये मान लीजिए नॉर्थ अमेरिका है और ये आपका साउथ अमेरिका है। तो इसका यहाँ जो रॉकी एरिया है, ये रॉकी और एंडी नीचे है रॉकी, यहाँ पर जो कोस्टल एरिया है पैसिफिक कोस्टल एरिया, प्रशांत महासागर, इधर जो ये रॉकी सरफेस एरिया, यहाँ टाइड आते हैं, फिर टाइड का पानी वापस जाता है। इस जगह पर एक्सपेरिमेंट किया गया, इस जगह पर। तो सबसे पहले तो यही पूछा जाता है कि कौन सी चीज का एक्सपेरिमेंट किधर हुआ। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट पे रॉकी इंटरटाइडल, रॉकी इंटरटाइडल ये एरिया था। कहां का था, अमेरिकन पैसिफिक, अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट जो किनारा था वहां पर ये एक रिसर्च हुआ, एक्सपेरिमेंट किया, रॉकी इंटरटाइडल अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट पे। क्या हुआ कि ये मान लीजिए सरफेस है, यहाँ पे टाइड आते हैं, पानी आता है समुद्र का, तो यहाँ पर एक बाउंड्री बना दी गई ताकि इधर के लिविंग्स इधर ना जाएं। एक प्रोटेक्टेड एरिया बना दिया, ये प्रोटेक्टेड एरिया बना दिया। टाइड का पानी इसमें आ रहा है और पानी जा रहा है, लेकिन एनिमल जो है वो नहीं जा रहे। यहाँ पे एक पूरा ये पैक कर दिया इस एरिया को। और इसमें उन्होंने देखा कि यहाँ पर एक स्टार फिश थी जिसका नाम था पिजास्टर, पिजास्टर स्टार फिश। ये एक प्रीडेटर का काम करती है, प्रीडेटर का काम करती है और कई सारी छोटी छोटी स्पीशीज को ये खाती है। तो यहाँ पर जब शुरुआत में देखा तो यहाँ पर बहुत अलग अलग टाइप की स्पीशीज मौजूद थी इस पानी में, मतलब बायोडायवर्सिटी काफी ज्यादा थी, रिच बायोडायवर्सिटी थी, रिच बायोडायवर्सिटी। और पिजास्टर भी मौजूद था। पिजास्टर क्या कर रहा था, इनमें से जो कोई ज्यादा पॉपुलेशन जिसकी बढ़ रही थी उसको खा जाता था, पूरी पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल में रखा। अब एक्सपेरिमेंट के लिए क्या किया, इस पूरे एरिया में से पिजास्टर को हटा दिया, पिजास्टर खत्म कर दिए, यहां से हटा दिए। और फिर ये केवल स्पीशीज जो बची, हम एक साल के बाद जब वहां गए तो हमने जाके देखा एक साल के बाद कि लगभग 10 स्पीशीज विलुप्त हो गई हैं, एक्सटिंक्ट हो गई, विलुप्त हो गई। कुछ यहाँ पे जो पहले मौजूद थी वो स्पीशीज जब खत्म हो गई। क्यों ऐसे खत्म हो गई, क्योंकि जब पिजास्टर नहीं था तो इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई और सेम रिसोर्सेज के लिए वो कॉम्पीट करना शुरू कर दिए और एक दूसरे को मारना शुरू कर दिए। अब उनको कंट्रोल करने वाला कोई था नहीं, आपस में ही लड़ गए और लड़ने से जो थोड़ा सा कमजोर स्पीशीज थी वो बेचारी विलुप्त हो गई। तो लगभग 10 स्पीशीज का लॉस हमको दिखाई दिया। हाँ, पिजास्टर का नाम याद रखना है। अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट पे हमने देखा कि अगर एक प्रीडेटर पिजास्टर को उस क्षेत्र से हटा लिया जाए तो उस क्षेत्र की बायोडायवर्सिटी में लॉस दिखाई दिया, लॉस हो जाता है। प्रीडेटर कहीं ना कहीं बायोडायवर्सिटी को इनरिच करने में
इंपॉर्टेंट होते हैं। समझ में आ गया? ना केवल एनर्जी फ्लो होता है, ना केवल प्रे की पॉपुलेशन कंट्रोल होती है, ना केवल यहां पर बायोडायवर्सिटी कंट्रोल होती है, और भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बेनिफिट्स हैं जो प्रे और प्रीडेटर का रिलेशन का इंपॉर्टेंस हमको समझाते हैं। ये रिलेशन होना बहुत जरूरी है। अब यहां पर एक चीज और देखा जाए, ये मान लीजिए प्रे है, हाँ? हमेशा प्रे संख्या में ज्यादा होंगे, ये प्रे है, और ये मान लीजिए प्रीडेटर है। कभी आपने देखा कि एक जंगल में 100 प्लांट हैं और 500 डियर हैं और 1000 टाइगर हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं। 100 पेड़ को 500 डियर कब तक खाएंगे भैया? वो तो खत्म हो जाएंगे पेड़। और 1000 टाइगर 500 डियर कैसे काम चलेगा उनका? हमेशा क्या बनाया नेचर ने, बहुत बैलेंस करके रखा। जो प्रे है वो ज्यादा होता है। 1000 प्लांट अगर हैं तो वहां केवल मान लीजिए 20 डियर ही पाए जाएंगे और वहां केवल 2 टाइगर ही पाए जाएंगे। ये 50 कर लो थोड़ा सा, 1000 पे 50 हिरण हो जाएंगे और लगभग 5 टाइगर आपके पाए जाएंगे। ये एक रिलेशन देखने को मिलता है, ऐसा देखने को मिलता है। अगर ये प्रीडेटर ज्यादा हो गए तो प्रे खत्म हो जाएगा, और प्रे खत्म हो गया तो बाद में प्रीडेटर भी खत्म हो जाएगा। इसलिए ये दोनों बैलेंस में बने रहते हैं हमेशा। ये बड़ा दूरदृष्टि वाला एक नजरिया है। नेचर ने क्या किया, प्रे और प्रीडेटर को एक दूसरे को खत्म होने से बचाने के लिए इनको बैलेंस में बना के रखा हुआ है। और अगर प्रीडेटर ज्यादा होते हैं तो प्रे भी ज्यादा हो जाएंगे, मतलब प्रे ज्यादा होते तो प्रीडेटर ज्यादा हो जाएंगे। इनको एक प्रूडेंट माना गया, प्रूडेंट। इनका जो रिलेशन है वो क्या है? प्रूडेंट टाइप का होता है। प्रूडेंट का मतलब बहुत बुद्धिमान वाला एक डिसीजन है नेचर का। और ये कहीं ना कहीं दूरदृष्टि के हिसाब से सब कुछ चलता रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि प्रे से ज्यादा प्रीडेटर हो जाएंगे। अगर ये ज्यादा होना शुरू हो गए तो ये कम होना शुरू हो जाएंगे, ये कम होना शुरू हो गए तो ये भी मरना शुरू हो जाएंगे। ये बैलेंस में बना रहता है हमेशा, प्रूडेंट होता है। ये भी पूछा जाता है कि ये प्रीडेटर नेचर में हमेशा प्रूडेंट क्यों होते हैं? तो इसका आपकी बुक में जब आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इफ ए प्रीडेटर इज टू एफिशिएंट, अगर प्रीडेटर बहुत ज्यादा एफिशिएंट है और वो ओवर एक्सप्लॉइट अगर इसको करेगा, अगर इसको ओवर एक्सप्लॉइट करेगा तो ये अगर कम होगा तो फिर बाद में ये भी कम होना ही पड़ेगा। इसलिए ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस में रहते, कभी भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होता है। अब भाई ये तो हो गई प्रीडेटर की बात। अब प्रे के बारे में भी थोड़ा सा बात करना चाहिए। क्या प्रे मरने के लिए ही बनाया है प्रकृति ने? क्या प्रीडेटर उसको हमेशा खा जाता है और ये आराम से बोलेगा कि भैया मुझे खा लो? ऐसा तो नहीं होगा। ये भी तो कुछ ना कुछ कोशिश करेगा इस प्रीडेटर से बचने के लिए। तो प्रे के अंदर बहुत सारे एडेप्टेशन ऐसे पाए जाते हैं जिनकी मदद से ये अपने प्रीडेटर से अपने आप को सुरक्षित करता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। प्रे के पास ऐसा बहुत सारा तरीका उसने धीरे धीरे इवॉल्व कर लिया है कि वो भी प्रीडेटर से अपने आप को बचाने का प्रयास करता रहता है। जैसे हम अगर बात करें कुछ एनिमल के अंदर, हमने देखा कि वो अपनी बॉडी का कलर, अपनी बॉडी का शेप, अपनी बॉडी का साइज चेंज कर लेते हैं। जैसा सराउंडिंग होता है, घास है, पेड़ है, झाड़ी है, उसी के जैसे अपने आप को बदल लेते हैं, उसी के जैसे अपनी बॉडी का कलर चेंज कर लेते हैं। अब बॉडी के कलर के चेंज करने की जो प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं कॉम्यूफ्लेज्ड। कॉम्यूफ्लेज्ड, इसको मिमिक्री भी बोलते हैं, मिमिक्री। ये हमारा इकोलॉजी का शब्द क्या है? कॉम्यूफ्लेज्ड।
एज पर सराउंडिंग, जैसा सराउंडिंग है उसके अकॉर्डिंग अपनी बॉडी का कलर और शेप चेंज कर लेना, ये कहलाता है कॉम्यूफ्लेज्ड। ये एडेप्टेशन है। आपने देखा कई बार एक पेड़ के ऊपर एक ऐसा कीड़ा चिपका रहता है जो लगता है कि उसकी डाली है या डंडी है, लगता ही नहीं कि वो कीड़ा है, तो प्रीडेटर इसको पहचान ही नहीं पाएगा तो बच जाएगा। कई बार हरे घास में हरे रंग का कीड़ा अपने आप को छुपा लेता है। फ्रॉग है, मेंढक है, वो अपनी स्किन का कलर चेंज कर सकता है। तो कॉम्यूफ्लेज्ड की पावर, ये एक तरह का एडेप्टेशन है जो प्रे यूज करता है अपने प्रीडेटर से बचने के लिए। कुछ प्रे जो होते हैं वो अपनी बॉडी में पॉइजन बना लेते हैं, जहर बना लेते हैं। कोई इनको खाएगा या तो ये उसको खा जाएंगे, डस जाएंगे, जहर छोड़ देंगे उसके अंदर, या फिर अगर कोई इनको खा जाएगा तो खुद मर जाएगा। एक सांप देखिए, उसको मोर वगैरह खाने की कोशिश करती है या कोई जानवर उसको मारने की कोशिश करता है, वो पहले उसको मार देता है, डंक खा जाता है, पॉइजन होता है उसके पास और भाग जाता है फिर बाद में। हाँ, ऐसे बहुत सारे हमने देखे। मधुमक्खी है, वो क्या करती है, वो भी डंक मार देती है, तो पॉइजन होता है उनके अंदर, और इसकी मदद से वो अपने प्रीडेटर से बच जाते हैं। ऑक्टोपस के अंदर देखा हमने इंक ग्लैंड होती है। ऑक्टोपस पानी के अंदर एक नीले रंग की पूरा एक बौछार सा छोड़ देता है और पूरा बादल क्लाउड सा बन जाता है पानी के अंदर और भाग जाता है फिर बाद में। तो कई अलग अलग टाइप के ये एडेप्टेशन एनिमल यूज करते हैं जिससे वो अपने प्रीडेटर से बच जाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, वो एग्जाम्पल थोड़ा देखना है, याद करना है। वो एग्जाम्पल है मोनार्च बटरफ्लाई का। मोनार्च बटरफ्लाई एक ब्राउन कलर की तितली होती है और आपने खूब देखा है इस तितली को, लेकिन आप ये नाम से ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कोई स्पेशल तितली तो नहीं है। एक बार गूगल पे इसका फोटो देखना, आपको लगेगा ऐसे तो हम रोज देखते हैं। ये वो मोनार्च बटरफ्लाई है। ये बटरफ्लाई को भी प्रीडेटर खाते हैं, पक्षी खाने की कोशिश करते हैं। तो इसने क्या एडेप्टेशन डेवलप किया, ये जिस पेड़ के ऊपर मान लीजिए अंडे दिए, ये तितली ने अंडे दिए, वो अंडे से लार्वा बनता है, लार्वा इस पेड़ को खाता है, इस पेड़ को खाता है, और खाते समय इस पेड़ के अंदर मौजूद जितने भी टॉक्सिक केमिकल हैं वो सब अपनी बॉडी में इकट्ठा कर लेता है। इसका मतलब मोनार्च बटरफ्लाई अपने अंडे एक जहरीले टाइप के पेड़ के ऊपर ही देते हैं और ये अपना फीडिंग के दौरान उन सभी टॉक्सिक केमिकल को अपनी बॉडी में इकट्ठा कर लेता है, जिससे ये डिसटेस्टफुल हो जाता है। डिसटेस्टफुल हो जाता है, इसके अंदर टेस्ट खराब हो जाता है। और कोई भी पक्षी जब इससे जो तितली बनेगी बाद में, इस तितली को कोई भी खाना पसंद नहीं करता, क्योंकि ये बहुत कड़वी टाइप की डिसटेस्टफुल होती है। इसको कोई भी पक्षी नहीं खाता फिर बाद में। तो अपने अंदर अपने आप को डिसटेस्टफुल बना लेना भी क्या है, एक तरह का एडेप्टेशन है, ताकि कोई इसको ना खाए। इसको ये केमिकल कहां से मिले, ड्यूरिंग द लार्वल स्टेज, जब वो फीडिंग कर रहा था उस प्लांट को, उस प्लांट से वो टॉक्सिक केमिकल उसकी बॉडी में आए। अगर ये नॉर्मल प्लांट के ऊपर ग्रो करता तो शायद ये टॉक्सिक नहीं आते और फिर इसको तितली को कोई भी खा सकता था। इसलिए मोनार्च बटरफ्लाई अपने अंडे लार्वा कहां डेवलप करती है, एक टॉक्सिक प्लांट के ऊपर ही डालती है। इस तरह का ये एडेप्टेशन है मोनार्च बटरफ्लाई का। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कैसे अपने प्रीडेटर से अपने आप को बचाती है, बताइए। ठीक है, अब हम बात करें प्लांट को। अब प्लांट की बात करते तो प्लांट के साथ तो बहुत सारी प्रॉब्लम है। प्लांट की प्रॉब्लम क्या क्या है, एक तो भाग नहीं सकता, रन नहीं कर सकता, एक ही जगह खड़ा होना है। और इस दुनिया के लगभग 25% जो इंसेक्ट होते हैं वो प्लांट का ही रस चूसते हैं, उसकी पत्तियों को खाते हैं। जो पेड़ को खाने वाले इंसेक्ट होते हैं उनको हम फाइटोफैगस बोलते हैं। फाइटोफैगस पेड़ की पत्तियों का रस चूसने वाले कीड़े क्या कहलाते हैं, फाइटोफैगस कहलाते हैं। तो प्लांट तो बेचारा एक ही जगह खड़ा रहेगा, उसकी पत्तियां उसके ऊपर लगी हैं,
अब कीड़े आएंगे इसको खा जाएंगे, कीड़े आएंगे इसको खा जाएंगे। भैया प्लांट भी तो कुछ करेगा, प्लांट के पास भी तो कुछ ना कुछ मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि ये अपने आप को प्रीडेटर से बचाए। तो प्लांट में भी कई अलग अलग टाइप के एडेप्टेशन देखने को मिले हमें। कुछ प्लांट ने क्या किया, या तो मॉर्फोलॉजी में चेंज किया, मॉर्फोलॉजी में, या उन्होंने अपनी बॉडी के अंदर कुछ केमिकल डिफेंस डेवलप कर लिए, केमिकल डिफेंस। मॉर्फोलॉजी में कैसे किया, कुछ पेड़ पौधों के ऊपर आपने देखा होगा बड़े बड़े कांटे, नुकीले कांटे डेवलप हो जाते हैं जिनको हम थॉर्न बोलते हैं। अब कोई भी जानवर इस पेड़ को खाने की कोशिश करता है, उसको कांटे चुभते हैं और वो छोड़ के चला जाता है। तो थॉर्न जैसे बबूल का पेड़ होता है, कैक्टस के पेड़ होते हैं, कोई नहीं खाता उनको। क्यों? क्योंकि खाएगा तो उसके कांटे चुभेंगे, प्रॉब्लम करेगी। ये मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन है प्लांट का। केमिकल में हमने देखा कुछ प्लांट अपने अंदर टॉक्सिक एल्केलॉइड प्रोड्यूस करते हैं, टॉक्सिक केमिकल बनाते हैं। जैसे आपका आकड़े का पेड़ होता है, कैलोट्रोपिस। इस प्लांट को क्या बोलते हैं? कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस, आकड़ा, अकौआ, मदार, कुछ भी बोलिए, आक का पौधा, दूध सा निकलता है सफेद सफेद जिसमें, ये कैलोट्रोपिस। इसमें जो लैटेक्स जैसा वो व्हाइट जो टॉक्सिक केमिकल निकलता है, अगर उस केमिकल को कोई खा जाए तो उसका बहुत सारा फिजियोलॉजी खराब हो जाएगा खाने वाले का, उसका रिप्रोडक्शन तक डिस्टर्ब हो सकता है, उसका डाइजेशन खराब हो सकता है, उसकी डेथ तक हो सकती है। तो इसलिए कोई भी इस पौधे को खाता ही नहीं है, ये आराम से खुले में एकदम खड़ा रहता है, कोई नहीं खाता इसको। ये केमिकल डिफेंस हो गया उसका। तो बहुत सारे प्लांट हैं जो ऐसे सेकेंडरी एल्केलॉइड बनाते हैं, जैसे निकोटीन बनाता है टोबैको का पौधा, निकोटीन बनाता है। कॉफी का पौधा कैफीन बनाता है, निकोटीन, कैफीन, कोनेन। सिनकोना प्लांट क्या बनाता है? कोनेन बनाता है। तो इस तरह का ये बहुत सारा सेकेंडरी एल्केलॉइड्स बनते हैं और ये सेकेंडरी एल्केलॉइड्स भी उसको डिफेंस में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो अब बाकी का जो नेक्स्ट रहेगा वो हम कल क्लास में डिस्कस करेंगे।